बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पुस्तक का 9वां पाठ जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। और इस पाठ को लिखा है लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो आइए देखते हैं पहले पाठ से संबंधित कुछ बातें। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हमें यह बताना चाहते हैं कि किसी की आजादी को हम धन दौलत और सुख सुविधाओं से खरीद नहीं सकते। हर किसी के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ लोग बड़े बड़े महल, बाग बगीचे और नौकर चाकर होने पर ही अपने आप को सुखी मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ जीव ऐसे हैं जो कि आजाद रहना पसंद करते हैं। उन्हें प्रकृति की सुंदरता, सूर्य का प्रकाश, फल फूल, बहती हुई ठंडी हवा और अपनों का प्रेम ही सुख प्रदान करता है। आइए देखते हैं इस कहानी में लेखक हमें क्या बता रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सुख की परिभाषा, सुख का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। कोई धन दौलत, बड़े बड़े आलीशान घर, बाग बगीचे, नौकर चाकर, इन सब के होने पर अपने आप को सुखी मानता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कि प्रकृति की सुंदरता, चमकते हुए सूर्य का प्रकाश, फल फूल, बहती हुई ठंडी हवा और जो अपने लोग हैं जो हमें प्रेम करते हैं, उनके प्रेम को पा करके ही वो अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी में लेखक हमें किनके सुख के बारे में बता रहे हैं। पेज 67 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। माधव दास बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। कोठी के सामने एक बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया है। माधव दास कला के प्रेमी हैं और उनमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। उनके बगीचे में तरह तरह के फूल पौधे और फव्वारे भी लगे हैं जिन्हें देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके पास काफी खाली समय भी होता है। शाम के समय वह अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो कहानी है यह एक धनी व्यक्ति की है जिसका नाम है माधव दास। उसने संगमरमर की एक नई कोठी, कोठी मतलब बहुत बड़ा सा महल के जैसा घर, बहुत बड़ी सी कोठी उसने बनवाई है। वो कोठी तो सुंदर है ही, साथ में उसके सामने ही एक बहुत सुंदर सा उन्होंने बगीचा भी बनवाया है। जैसा कि हम जानते हैं बगीचे में हमें तरह तरह के फूल पौधे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर माधव दास के द्वारा लगाए गए बगीचे में भी तरह तरह के फूल हैं और साथ में एक पानी का फव्वारा भी है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। माधव दास जी शाम के समय अपनी कोठी के बाहर आराम से बगीचे के सामने बैठते हैं और प्रकृति की सुंदरता को देखते रहते हैं। आइए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इस तरह से प्रकृति की सुंदरता को देखकर माधव दास के मन को बहुत शांति मिलती है। यदि कभी कोई मित्र आ जाता तो वह उससे हंसी मजाक कर लेते, नहीं तो अकेले ही हुक्का पीते हुए शाम का समय गुजार देते। आज आसमान में कुछ बादल छाए हुए थे। वे बैठे बैठे सोच रहे थे कि उन्हें जिंदगी में सब कुछ मिला है, फिर भी जीवन में खालीपन सा महसूस होता है। उस दिन शाम के समय अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख रंग बिरंगे और चमकदार थे। नन्ही सी चिड़िया बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके शरीर पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चित्रकारी की हो। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि माधव दास शाम के समय अपने बगीचे के सामने बैठकर प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं और प्रकृति की सुंदरता को देखना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। यदि कभी कोई माधव दास का मित्र आ जाता है शाम के समय तो वो उसके साथ बातें करते या हंसी मजाक करते अपना समय बिताते हैं। और यदि वो अकेले होते हैं तो वो शाम के समय हुक्का पीना पसंद करते हैं। माधव दास यह भी सोचते हैं कि जीवन में उन्हें हर सुख मिला है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जीवन में एक खालीपन सा उन्हें महसूस होता है। शाम के समय अचानक ही एक दिन वो देखते हैं गुलाब के एक पौधे के ऊपर
एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ जाती है। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। उसके पंख भी बहुत रंग बिरंगे और चमकीले थे। माधवदास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लग रही थी और उसके पंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पंखों पर किसी ने चित्रकारी कर दी हो। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पेज 68 का भावार्थ इस तरह से है। वह चिड़िया आजादी के साथ बगीचे में यहाँ वहाँ घूम रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसे यह पता ही ना हो कि यह बगीचा किसका है। वह छोटी सी चिड़िया बहुत खुश नजर आ रही थी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को उस चिड़िया का आजादी से इस तरह घूमना बहुत अच्छा लगा। वह लगातार इस चिड़िया को बगीचे में घूमते देखते रहे। कुछ देर के लिए वे अपनी सारी परेशानी और अकेलापन भी भूल गए। तो बच्चों, यहाँ पर वह चिड़िया फुदक फुदक कर यहाँ से वहाँ, इस डाली से उस डाली बगीचे में घूम रही थी और वो चिड़िया इतनी बेफिक्र थी कि उसे बिल्कुल इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि वह किसके बगीचे में घूम रही है। और यहाँ वहाँ घूमने के साथ साथ वह अपनी चोंच से बहुत ही मधुर आवाज में गीत भी गा रही थी। माधवदास जी को इस चिड़िया का इस तरह से यहाँ वहाँ फुदकना बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो लगातार इसे देखे जा रहे थे। और इस चिड़िया को देखते देखते वो अपनी जीवन की सारी परेशानी और सारा अकेलापन भी भूल गए थे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। पेज 68 का भावार्थ इस तरह से है। तभी माधवदास ने उस चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना है। तुम जब चाहो यहाँ बेखटके आया करो। यह समझ लो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। चिड़िया पहले समझ नहीं पाई कि माधवदास किससे बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह सारी बातें माधवदास उसी से कर रहे हैं तो वह अचानक घबरा गई। उसने थोड़ा संकोच के साथ कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाती हूँ। तभी माधवदास जी उस चिड़िया से बातें करने लगते हैं और माधवदास जी कहते हैं कि मेरा यह बगीचा तुम जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पक्षियों के बिना सूना सा है। तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो और तुम ऐसा समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। चिड़िया पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि माधवदास जी किससे बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ में आ गया कि ये सारी बातें माधवदास उसी से कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो वह बिल्कुल घबरा गई, लेकिन फिर वह थोड़ी सी शर्माते हुए और संकोच के साथ उसने कहा कि अच्छा, यह बगीचा आपका है। मैं तो बस थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ गई थी। ठीक है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तो बच्चों, आइए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। पेज 68 और 69 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। माधवदास ने उस चिड़िया से कहा कि यह बगीचा और यह संगमरमर की कोठी मेरी ही है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझो। तुम बहुत प्यारी और भोली हो। तुम्हें देखकर मेरे मन को बहुत खुशी मिल रही है। इतनी जल्दी तुम मत जाओ, मेरे पास बैठो। यह सारी बातें सुनकर चिड़िया शर्मा गई। उसने सोचा कहीं उसने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। उसने फिर माधवदास से कहा कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वह चाहते थे कि वह चिड़िया हमेशा के लिए उनके पास ही रहे और उनके जीवन के खालीपन को अपनी मधुर आवाज से भर दे। तो बच्चों, यहाँ पर माधवदास जी उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को देखकर बहुत ही खुश थे और उन्होंने कहा कि यह बगीचा भी मेरा है और साथ में ये जो संगमरमर की कोठी दिख रही है ये भी मेरी है, लेकिन तुम इतनी प्यारी और इतनी भोली हो कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी मिल रही है। तुम चाहो तो यहीं पर मेरे साथ रह सकती हो। यह सारी बातें सुनकर चिड़िया थोड़ा सा शर्मा गई और उसे यह भी लगने लगा कि कहीं उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उसने फिर माधवदास जी से कहा कि यह बगीचा आपका है। ठीक है, मैं गलती से यहाँ आ गई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। माधवदास चिड़िया की इस सुंदरता और इस चंचलता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। वह चाहते थे कि यह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया हमेशा के लिए उनके पास ही रहे, ताकि उनके जीवन का जो सूनापन है, जो उनके जीवन का खालीपन है, वो भी दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या चिड़िया माधवदास के पास रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं पेज 69 का भावार्थ।
चिड़िया ने माधवदास से कहा, अब शाम हो चुकी है, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं तो बस सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए अपने घर से बाहर उड़कर आ गई थी। मुझे अब वापस जाना है, आप मुझे ना रोकें। माधवदास चिड़िया को रोकने के लिए उसे तरह तरह का प्रलोभन दे रहे थे। वह चिड़िया से कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर भी लगवा दूंगा। तुम मुझे खुश रखो तो तुम जो चाहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। माँ के पास जाने की जिद छोड़कर तुम सदा के लिए मेरे पास रह जाओ। तो यहाँ पर चिड़िया जो है वो माधवदास से कहती है कि अब शाम होने वाली है और उसे माँ के पास जाना है। वह यह भी कहती है कि वह बस थोड़ा सा घूमने के लिए अपने घोंसले से बाहर उड़कर आई थी, लेकिन अब उसे वापस अपने घोंसले में जाना है क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधवदास जी चिड़िया को रोकने के लिए तरह तरह का लालच उसे देते हैं। माधवदास जी चिड़िया को यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा और तुम्हारे लिए सोने का घर यानी कि सोने का पिंजरा भी बनवा दूंगा और उस पिंजरे में मोतियों की झालर भी लगवा दूंगा। तुम यहाँ मेरे पास रहो, मुझे खुश रखो तो मैं तुम्हें भी खुश रखूंगा। तुम जो चाहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। माँ के पास जाने की जिद मत करो और तुम मेरे पास ही रह जाओ। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। पेज 69 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। माधवदास की इन बातों को सुनकर चिड़िया बहुत डर गई। उसने कहा कि मैं थोड़ा आराम करने के लिए इस बगीचे में रुक गई थी, अब भूल करके भी मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगी। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं अपनी माँ के साथ उस छोटे से घोंसले में बहुत खुश हूँ। वहाँ मुझे सूरज की धूप मिलती है और माँ मेरे लिए दाना ले आती है। जब भी मैं घोंसले से बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी राह देखती है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तो बच्चों यहाँ पर माधवदास की इस तरह की बातें सुनकर चिड़िया बहुत डर गई। उसे लगा पता नहीं माधवदास उसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं और उसने यह बात माधवदास से कही कि मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि थोड़ी देर बस आराम करने के लिए मैं इस बगीचे में आ गई थी, लेकिन अब यह गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं अपने घोंसले में अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ। वहाँ मुझे सूरज की धूप मिलती है और साथ ही मेरी माँ मेरा ध्यान रखती है, वह मेरे लिए दाना लेकर आती है और मैं जब भी अपने घोंसले से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा इंतजार करती है, इसीलिए मुझे अपनी माँ के पास जाना ही है। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। पेज 70 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। माधवदास चिड़िया से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानती? चिड़िया कहती है मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ और इसके साथ सूरज, धूप, घास, पानी और फूल को जानती हूँ। माधवदास फिर कहते हैं तुम बहुत भोली हो, तुम जो मांगो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया माधवदास से कहते हैं कि मैं तो एक नन्ही सी चिड़िया हूँ, आपके पास तो सब कुछ है, इसीलिए आप मुझे जाने दीजिए। माधवदास किसी तरह उस चिड़िया को बातों में फंसाकर अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन चिड़िया बार बार यही कहती है कि उसे देर हो रही है और वह अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहती है। तो बच्चों बार बार माधवदास जी चिड़िया से यही पूछते हैं कि तुम अपनी माँ के पास जाने की जिद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें हर सुख दूंगा, तुम मेरे पास ही रह जाओ। लेकिन यहाँ पर चिड़िया बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ सूरज की धूप, घास, पानी और फूलों की ही जरूरत है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ के पास बहुत सुखी हूँ और मुझे वापस अपनी माँ के पास ही जाना है। तो आइए देखते हैं क्या माधवदास चिड़िया को अपने पास रखने के लिए मना पाते हैं। पेज 70-71 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। माधवदास फिर चिड़िया से कहते हैं तुम यदि मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चिड़िया कहती है मैं माला माल होकर क्या करूंगी? सेठ जी कहते हैं मेरे पास ढेर सारा सोना है, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बनवा कर दूंगा जिसमें पीने के पानी के लिए सोने की कटोरी भी होगी। चिड़िया कहती है मुझे नहीं पता सोना क्या चीज होती है। सेठ जी कहते हैं मेरे पास कई कोठियां, बगीचे और कई नौकर हैं, मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? मेरे मन को प्रसन्न कर दो, मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन चिड़िया फिर भी नहीं मानती और यही कहती है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है।
तो अब माधवदास जी चिड़िया को तरह तरह का लालच देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। माला माल का मतलब है बहुत धन दौलत देना। तो चिड़िया कहती है मुझे धन दौलत की क्या जरूरत, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। फिर सेठ जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा तो बनवा ही दूंगा, उसमें पानी पीने का जो कटोरा होगा वो भी सोने का होगा। लेकिन चिड़िया इन सारी बातों से भी नहीं मानती और वो बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद करती है। सेठ जी फिर कहते हैं कि मैं जिससे भी बात कर लेता हूँ वो अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता है, लेकिन तुम ही एक ऐसी हो जो मेरी बातें समझ ही नहीं रही हो। तुम यदि मेरे पास रहकर मुझे प्रसन्न कर दोगी तो मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी चिड़िया सिर्फ यही कहती रहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना है और उसे सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। तो आइए देखते हैं क्या चिड़िया अपनी माँ के पास जा पाती है। पेज 71 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। माधवदास चिड़िया को रोकते हुए कहते हैं कि इन फूलों को देखो, ऐसे कितने ही फूल मेरे बगीचे में हैं। इन फूलों की खुशबू और रंगों को देखो। तुमने मेरे मन को प्रसन्न किया है और अब बगीचे के सारे फूल तुम्हारे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तुम्हारी माँ के अलावा और क्या है? तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने रंगीन हैं। तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। चिड़िया फिर भी नहीं मानती। वह कहती है मैं बस इतना जानती हूँ कि वहां घोंसले में माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अंधेरा घिर आया है, रात होने लगी है, मुझे जाने दो, मैं अंधेरे में अपना रास्ता भूल जाऊंगी। तो बच्चों यहाँ पर माधवदास जी चिड़िया को अपने ही पास रोकने के लिए फिर से कहते हैं कि ये जितने भी बगीचे में फूल खिले हैं ये सब तुम्हारे हैं। इन फूलों की खुशबू को देखो, इन रंग बिरंगे फूलों को देखो। तुम अगर यहाँ रहोगी तो ये सारे फूल तुम्हारे लिए ही खिला करेंगे। माधवदास जी फिर कहते हैं कि वहां घोंसले में आखिर क्या रखा हुआ है। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम मेरे पास ही रह जाओ। तुम अगर मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हारा भी हमेशा ध्यान रखूंगा। लेकिन चिड़िया इन सारी बातों से भी माधवदास के बहकावे में नहीं आती और वो फिर से एक ही बात कहती है कि घोंसले में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अंधेरा घिरने लगा है, रात होने वाली है और अंधेरे में मैं अपना रास्ता भटक जाऊंगी, तो तुम मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना ही है। तो बच्चों आइए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। पेज 71 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। अंत में माधवदास चिड़िया से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस बगीचे को तुम हमेशा अपना ही समझो। इसी बीच माधवदास चालाकी से एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर एक नौकर दौड़ा चला आता है। माधवदास जी उस नौकर को इशारे से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहते हैं। भोली चिड़िया माधवदास की इस चालाकी को समझ नहीं पाती। माधवदास चिड़िया को बातों में फंसा कर रखते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, वह तुम्हारी राह देखती होगी, लेकिन तुम्हें यहाँ रोज आने का वादा करना होगा। सेठ जी चिड़िया से कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब माधवदास जी यह देखते हैं कि चिड़िया किसी भी तरह से उनके पास रहने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उसे अपने बातों में फंसाकर चालाकी से एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर उनका एक नौकर दौड़ा चला आता है और माधवदास जी उसे इशारे में कहते हैं कि वो धीरे से पीछे से आकर उस चिड़िया को पकड़ ले। चिड़िया माधवदास की यह चालाकी समझ नहीं पाती और इसी बीच माधवदास उसे दूसरी बातों में फंसा कर रखते हैं, जैसे कि तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस बगीचे में रोज आओगी। या फिर माधवदास जी उससे यह भी कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। इस तरह के प्रश्नों से वह चिड़िया का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या वो नौकर चिड़िया को पकड़ पाता है। पेज 72 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। चिड़िया कहती है कि मेरी 2 बहनें हैं और 1 भाई है, और फिर वह कहती है कि अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। माधवदास कहते हैं अभी तो चारों तरफ रोशनी है, थोड़ी देर में तुम चली जाना। चिड़िया का मन बेचैन हो रहा था, वह चौकन्नी होकर चारों तरफ देखती है और फिर माधवदास से जाने की बात कहती है। माधवदास फिर से उसे प्यार से समझाते हैं कि अभी देर नहीं हुई है, अभी तो चारों तरफ उजाला है, तुम डरो मत, अपने घर के बारे में कुछ और मुझे बताओ। चिड़िया फिर कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मेरी माँ मुझसे दूर है, रात होने पर मैं रास्ता भटक जाऊंगी। यहाँ पर जो चिड़िया है माधवदास के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि मेरी 2 बहनें हैं और मेरा 1 भाई है, लेकिन
इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए भी उसका ध्यान अपनी माँ के ऊपर ही लगा हुआ है। वो माधवदास से फिर कहती है कि मुझे वापस जाना है, रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और मुझे अंधेरे से डर भी लगता है, इसीलिए मुझे आप जाने दे। माधवदास जी कहते हैं अभी तो चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, थोड़ी देर में तुम जा सकती हो। फिर माधवदास उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि अभी उतनी देर नहीं हुई है, चारों तरफ उजाला फैला हुआ है, तुम डरो मत और अपने बारे में और अपने घर के बारे में तुम मुझसे और बातें करो। लेकिन चिड़िया जो है वो मन ही मन डर रही होती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वह चौकन्नी होकर इधर उधर देखने लगती है। वह माधवदास से यह भी कहती है कि अंधेरा होने पर मुझे ठीक से रास्ता भी दिखाई नहीं देता और हो सकता है मैं अंधेरे में रास्ता भी भटक जाऊं, इसीलिए मुझे अब अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। अचानक चिड़िया ने किसी कठोर स्पर्श को महसूस किया। वह डर कर जोर से चीखी और अचानक से उड़ी। माधवदास का नौकर उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन चिड़िया उसके हाथ से निकल गई। नन्ही चिड़िया एक ही सांस में उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और उसकी गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने उसे छाती से चिपकाकर उसके रोने का कारण पूछा, लेकिन वह कुछ भी बता नहीं पाई। कुछ देर तक माँ उसे ढाढ़स बंधाती रही और वह नन्ही चिड़िया आंखें मूंदे माँ की छाती से चिपककर सो गई। वह इतनी डर गई थी कि ऐसा लग रहा था मानो अब वह कभी भी अपनी पलकें नहीं खोलेगी। तो बच्चों, माधवदास उस चिड़िया को अपनी बातों में फंसाए हुए थे। उतने में ही माधवदास का जो नौकर था वो पीछे से आकर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही उस नौकर के हाथों का स्पर्श चिड़िया के बदन में होता है, चिड़िया डर जाती है और वो जोर से चीखकर उड़ने लगती है और वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती और डर के मारे उड़ते उड़ते एक ही सांस में अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। माँ के पास पहुंचकर वो सीधी अपनी माँ के गोद में गिर जाती है और उसे पकड़कर सुबकने लगती है। सुबकने का मतलब है धीरे धीरे रोने लगती है। माँ उसे अपनी छाती से चिपकाकर उसके रोने का कारण पूछती है। वह उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों रो रही है, लेकिन चिड़िया इतनी डरी हुई है कि वो उसे कुछ भी बता नहीं पाती। बहुत देर तक माँ उसे सहलाती रहती है, उसे ढाढ़स बंधाती रहती है और वो नन्ही चिड़िया बिना कुछ बोले आंखें मूंदे अपनी माँ की छाती से चिपककर आखिरकार सो जाती है। और वो अपनी आंखें इस तरह से मूंद लेती है, ऐसा लगता है कि वो डर के मारे कभी भी अब आंखें नहीं खोलेगी और कभी भी अपनी माँ से अलग नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों, माधवदास के चुंगल से बचकर किसी तरह वो नन्ही चिड़िया फिर से अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। तो बच्चों, आशा है आप सबको लेखक जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई यह कहानी चिड़िया की बच्ची का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।